जय हिंद दोस्तों। आप सबों का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ डिजिटल पाठशाला में इस एनसीईआरटी सीरीज में। दोस्तों, हमने 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी के कक्षा 6 का इसके पहले दिन देख लिया है। अब इसके आगे हम लोग तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं दोस्तों, तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। तो दोस्तों ध्यान लगा कर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले कि दोस्तों ये तंतु क्या होता है। वस्त्र का ऐसा हिस्सा जो कि एकदम सबसे छोटा हिस्सा हो, सबसे इकाई हिस्सा, उसी को तंतु कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको सही तरीके से समझ में आएगा। जैसे वस्त्र कैसे बनेगा। वस्त्र धागे से बनता है और धागा तंतु से। अगर दी हम लोग देखे होंगे कि सुई होता है, सुई में अगर दी हम लोग को डोरी लगाना होता है तो वो उसका किनारा इधर उधर हो जाता है। तो वही जो रस्सी में छोटा छोटा पतला पतला किनारा होता है दोस्तों, उसी को तंतु कहा जाता है। यानी कि सूता का भी इकाई भाग, उसी को तंतु कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या परिभाषा दिया है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। मैंने बताया दोस्तों अभी कि ये जो धागा होता है, इसका यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पतली लड़ी है, ये भी कई लड़ी में विभाजित हो चुका है। ये दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अगर यदि प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त होता है, सूती से, जूट से, रेशमी से, ऊनी से, तो उस तंतु को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तंतु। और अगर यदि जो मानव द्वारा तैयार होता है तंतु, उसको कृत्रिम तंतु कहा जाता है। जैसे भेड़। अब देखिए दोस्तों, ये भी तो प्राकृतिक ही हुआ कि जंतु से प्राप्त हो, चाहे सूत, जूटी, रेशमी कुछ से प्राप्त हो, ये सभी प्राकृतिक है। और जो मानव बनाता है, जैसे नायलॉन बनाता है, पॉलिस्टर बनाता है, तो ये सभी क्या है, ये मानव निर्मित है, ये संश्लिष्ट तंतु है। जैसे मैंने अभी पहले बता चुका है दोस्तों कि वस्त्र से धागा, धागा से तंतु। और तंतु जो ये होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक तंतु और एक संश्लिष्ट तंतु। जैसा कि यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है दोस्तों। देखिए प्राकृतिक तंतु का जैसे उदाहरण है रुई हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया। और संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये सभी संश्लिष्ट यानी कि मानव द्वारा निर्मित तंतु है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ देखिए कि भेड़ अथवा बकरी की ऊन से प्राप्त होती है। इससे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। अब देखिए दोस्तों कि जो यहाँ रेशमी कीट जो होता है, रेशम कीट कोकून से भी हम लोग रेशमी तंतु प्राप्त करते हैं। अब रुई के बारे में देखते हैं दोस्तों, कॉटन। ये जो कॉटन है, ये गद्दों, रजाइयों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये कॉटन कहाँ से हमें मिलता है, ये जो रुई है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ये रुई हमें, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि रुई जो है कपास के पौधे से प्राप्त होता है। यहाँ आप देखिए कि कपास के पौधे से रुई प्राप्त होता है। और इसमें कौन सा मृदा चाहिए रुई का उत्पादन के लिए, काली मृदा। और इसका जलवायु कैसा होना चाहिए, उष्ण जलवायु होना चाहिए। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो ये रुई होता है हमें कपास के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये जो रुई है हमें कपास के फल वाले भाग से प्राप्त होता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पूछ सकता है कि फूल से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। तो इसमें आप लोग सही आंसर टिक कीजिएगा दोस्तों, फल से। यानी कि कपास के फल से हमें रुई प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि रेशम किससे प्राप्त होता है, बॉम्बैक्स कीट से प्राप्त होता है। शहतूत के पत्ते पर रहता है दोस्तों, शहतूत का पत्ता खाता है ये लोग। ये जो रेशम है, रेशमी कीट बॉम्बैक्स। जैसे कि रेशम कीट को कैटरपिलर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका जो प्यूपा अवस्था होता है, इसका प्यूपा अवस्था से कोकून प्राप्त होता है दोस्तों, और इसी कोकून से रेशम। ठीक है, तो इसमें अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ। चीन से सबसे पहले रेशम का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और भारत की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों
देखिए भारत में 5 प्रकार का रेशम प्राप्त होता है, 5 रेशम भारत में प्राप्त होता है। जैसे एक देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, ईरी है, मूंगा है। का उत्पादन करने वाला सिर्फ एक ही मात्र भारत है, जो कि यहाँ 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 1943 में रेशम कीट अनुसंधान क्षेत्र बहरामपुर में है, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में। यहाँ देखिए दोस्तों, बहरामपुर पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट बॉम्बैक्स मोरी का पालन किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों कि भारत में कौन सा अधिक उत्पादन किया जाता है शहतूत कीट रेशम, तो यह बॉम्बैक्स मोरी। और यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रेशम का धागा किससे बना होता है। यहाँ देखिए प्रोटीन से। रेशम का धागा किससे बना होता है? प्रोटीन से। और जबकि कपास एवं जूट का सूत सेल्यूलोज से बना होता है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि कपास एवं जूट का सूत जो है सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि रेशम का धागा प्रोटीन से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं पूरा एक एक लाइन करके नहीं पढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब जूट, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, मैं उस सवाल को देखता जाऊंगा और बाकी फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा। जैसे जूट है, जूट को पटसन कहा जाता है दोस्तों, और ये वर्षा ऋतु में। और जूट किस भाग से, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यहाँ आप देख सकते हैं कि तने से। जूट तने से प्राप्त किया जाता है। और इसके पहले हम लोग क्या देख चुके थे? इसके पहले हमने देखा कि ये फल से प्राप्त होता है। क्या फल से प्राप्त होता है? कपास। कपास फल वाले भाग से प्राप्त होता है, और जूट ये जो है तने से प्राप्त होता है। और ये वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। और सामान्यतः पटसन पादप फसल पुष्पन अवस्था में काटते हैं। हम लोग फसल की कटाई पुष्पन अवस्था में करते हैं। और यहाँ एक चीज़ देखिए दोस्तों कि पश्मीना ऊन से भी बकरी प्राप्त होता है, और अंगोरा, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, और अंगोरा से खरगोश, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। जूट, जूट चांगपा, लद्दाख, चांगपा जनजाति जो होता है ना लद्दाख में, तो वो पश्मीना से बकरी से प्राप्त करता है, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखते हैं सारांश। अब ये जो एनसीईआरटी है इसका सारांश देख लेते हैं कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर, ठीक है। अब वस्त्र तागों से बनते हैं। हम लोग तो देख चुके हैं पीछे कि वस्त्र किससे बनता है? तागा से। तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तागा को तंतु से बनता है तागा, तागा से बनता है वस्त्र, ठीक है दोस्तों। अब तंतु या तो प्राकृत हो सकते हैं या संश्लिष्ट। हमने पीछे देख चुका है कि प्राकृत भी हो सकते हैं और संश्लिष्ट भी हो सकते हैं, यानी कि मानव निर्मित भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे कि रेशम हो गया, ऊन हो गया, जूट, ये सभी प्राकृतिक तंतु हैं। और नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब संश्लिष्ट यानी कि मानव निर्मित तंतु हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि रुई हो गया और जूट हो गया, ये पादप से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पादप से। और तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई। तंतु से अगर यदि तागा यानी कि धागा जो बन रहा है, तागा बन रहा है, तो इसी को कताई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। अब चलिए आगे देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक पदार्थ से अलग करते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए चाय की पत्ती को द्रव से हटाना। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो उससे चाय छन्नी से क्या करते हैं, हम लोग चाय पत्ती को अलग कर देते हैं। तो इसी का पृथक्करण, जैसे कि पदार्थ का पृथक्करण कैसे होगा, उसी की विधियां हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों। आगे यहाँ देख सकते हैं कि पृथक्करण की क्या क्या विधियां हैं, हम उनका देखेंगे उनके विषय में। अब जैसे कि हस्तचयन, हैंड पिकिंग। हस्तचयन क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि देखिएगा घर में अगर यदि आप चावल को बनाएंगे तो चावल में जो कंकड़ होते हैं उसको हाथ से बीनना, उसी को हस्तचयन कहते हैं। जैसे हाथ से हमने चावल से कंकड़ निकाल दिया तो उसी को हस्तचयन कहेंगे। तो हस्तचयन बहुत ही आसान था। अगर यदि किसी भी वैसा चीज़ है जिसको क्योंकि हाथ से हम पृथक कर सकते हैं तो उसको हस्तचयन कहेंगे। अब थ्रेसिंग जैसे कि गेहूँ, चावल, सरसों ये सब अलग करना। अब जैसे कि हम क्या करें, थ्रेसिंग मशीन में डाल दें गेहूँ को, जैसे गेहूँ अलग हो गया और उसका भूसी अलग हो गया तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं। या फिर धान है आपके पास, धान का उसको
पटक पटक पे किसी पत्थर पे हम अगर धान अलग कर दे और उसका भूसा जो होता है एक तरफ अलग कर दे तो उसको भी थ्रेसिंग कहेंगे। तो थ्रेसिंग बहुत ही आसान है दोस्तों। अब आ गया है निष्पावन। निष्पावन, पावन, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पावन, इससे याद हो सकता है पावन यानी कि पवन के द्वारा जो चीज़ अलग हो। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए इस महिला को कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है कि यहाँ इसके पास पवन के द्वारा जो है ये उड़ा ले जा रहा है, उसका जो कण है अलग से, जैसे कि ये धान उड़ा रही है, ठीक, धान में बहुत सारा भूसा होता है, तो वो भूसा क्या होता है, पवन के माध्यम से उड़ जाता है और जो वो धान होता है वो एक जगह एकत्रित हो जाता है। इसको कहते हैं निष्पावन, यानी कि पवन के द्वारा अलग होना, पृथक होना। पवन या वायु के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों का पृथक करने की क्रिया, इसी को क्या कहेंगे दोस्तों कि निष्पावन। तो देखिए हमने क्या देख चुका कि हस्तचयन, हाथ के द्वारा अगर किसी कंकड़ पत्थर को अलग कर रहे हैं किसी वस्तु से तो उसको हस्तचयन कहेंगे। और थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, धान चावल आदि को अलग करना भूसे से, तो उसको थ्रेसिंग कहेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर थ्रेसिंग का क्रिया हो रहा है। और निष्पावन, यहाँ देख सकते हैं निष्पावन की पवन के द्वारा भारी चीज़ को सामने गिर जाना अवयव को, और जो उसका हल्का पदार्थ है भूसी है उसका उड़ जाना, उसी को निष्पावन कहेंगे। आगे देखते हैं चालन। चालन तो आप लोग डेली देखते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये जैसे कि आटे से हम अगर यदि चाल रहे हैं आटा को तो उसको चालन कहेंगे। किसी भी चीज़ को अगर चालना है तो उसे चलनी द्वारा चाल देंगे दोस्तों, तो उसको चालन। चालन बहुत ही आसान है दोस्तों, ये तो रोज़ की प्रक्रिया में दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं बालू से भी चालन हो रहा है, बालू से कंकड़ पत्थर को पृथक किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन चीज़ें दोस्तों, इसको समझना थोड़ा आवश्यक है, इसको कंसंट्रेशन से होकर समझना पड़ेगा। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अब ये अवसादन क्या है, निस्तारण क्या है और ये निस्यंदन क्या है, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि अवसादन क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक गिलास है, इस गिलास में बहुत सारा कंकड़ पत्थर है, इस गिलास में बहुत सारा कंकड़ पत्थर है, पानी है इसमें। अगर यदि इसको शांत छोड़ दिया जाए, इसको शांत छोड़ दिया जाए और इसका कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएगा, इसको शांत छोड़ देने पर कुछ समय तक कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अवसादन। अगर यदि किसी में धूल माटी कण मिला हुआ है पानी में गिलास में, तो उसको अगर स्थिर छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा, उसका कण भारी कण नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। तो यही नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहेंगे। और अब समझते हैं हम लोग निस्तारण। निस्तारण कि निस्तारण क्या है, अगर यदि मान के देख चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ कि अगर यदि पानी नीचे बैठ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, पानी को एक गिलास से जो नीचे बैठ गया है, पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में उड़े लेंगे। यहाँ देखिए इस गिलास से पानी इस गिलास में दिया जा रहा है, उड़ेला जा रहा है, यानी कि जो साफ पानी है, साफ सुथरा पानी है, इसको दूसरे गिलास में उड़ेलना, इसी प्रक्रिया को कहेंगे निस्तारण, यानी कि तारना, मतलब तारना, कि एक गिलास से दूसरे गिलास में देना ही क्या कहलाता है, निस्तारण। जो स्वच्छ पानी है उसको दूसरे गिलास में उड़ेलना, इसी को निस्तारण कहते हैं। अवसादन क्या हुआ कि अगर यदि किसी में कंकड़ पत्थर पानी के साथ मिला हुआ है, उसको शांत छोड़ देने पर वो जो नीचे बैठ जाता है उसको अवसादन कहेंगे। और निस्तारण क्या कहेंगे कि एक गिलास से दूसरे गिलास में जल को उड़ेलना, इसको निस्तारण कहेंगे। अब निस्यंदन क्या है दोस्तों, अब निस्यंदन हम लोग समझते हैं कि निस्यंदन मतलब होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगर यदि हमने इस गिलास में उड़ेल लिया, अब इस गिलास में पूरा मट्टी पानी वाला था और इसको कुछ देर खुला छोड़ दिए तो ये क्या हुआ, नीचे बैठ गया, तो इसको अवसादन कहेंगे। और इस गिलास से इस गिलास में उड़ेलना, इस स्वच्छ पानी को उड़ेलना, तो इसको क्या कहेंगे, निस्तारण कहेंगे। और ये निस्यंदन मतलब इसको फिल्टर कर लेना, मतलब जो इसमें पानी आ गया, इसमें जो भी थोड़ा मोड़ा धूल कण कचरा बचा होगा, इसको छलनी द्वारा छान लेना, फिल्टर कर लेना, इसी को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। फिर किसी छलनी द्वारा इसको छान लेंगे किसी दूसरे गिलास में, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, फिल्ट्रेशन। तो ये बहुत ही आसान था दोस्तों, हमने सब चीज़ देख लिया। अब ये एक चीज़ और देख लेते हैं, वाष्पन। कि वाष्पन क्या है, इवोपरेशन। वाष्पन क्या है, अगर यदि पानी आपने गर्म किया हुआ दोस्तों बहुत बार, इस तरह देखिए यहाँ ये पानी गर्म करने के लिए पतीला चढ़ा दिया गया है और नीचे से बर्नर जला दिया गया है। अब यहाँ क्या होगा
कि यहाँ वाष्पन होगा पानी का। द्रव से अगर यदि वाष्प बन रहा है तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहेंगे। पानी भाप के रूप में उड़ता है, उसी को वाष्पन कहेंगे। अगर यदि द्रव से वाष्प, देखिए द्रव से यानी कि पानी से वाष्प बन रहा है, द्रव से वाष्प बन रहा है तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहेंगे। और अगर इसी वाष्प को ठंडा कर लिया जाए, इस वाष्प को ठंडा कर लिया जाए तो फिर से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से गर्म किया जा रहा है, यहाँ गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, और यहाँ से क्या किया, इसका वाष्प ऊपर उड़ गया, वाष्प ऊपर उड़ गया। फिर यहाँ से इस वाष्प को देखिए, यहाँ बर्फ डाल रखा गया है, बर्फ रख करके ठंडा किया जा रहा है, फिर यहाँ से फिर से ये द्रव बन गया। यानी कि ये जो द्रव है उड़ करके वाष्प बना, फिर ये वाष्प नीचे संघनित होकर फिर से द्रव बन गया। तो इसी को कहते हैं वाष्पन और संघनन। देखिए यहाँ वाष्प बन के उड़ गया, फिर यहाँ संघनित हो गया। तो अगर ये द्रव से वाष्प बनता है तो वाष्पन, फिर वाष्प को संघनित कर लिया जाता है तो फिर से द्रव बन जाता है, तो इसको संघनन। तो मुझे आशा विश्वास है दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए दोस्तों, क्या इसमें ये एक चीज़ है कि क्या जल किसी भी पदार्थ में, यहाँ देखिए कि क्या जल किसी भी पदार्थ में कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है। तो यहाँ देखिए, हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए ये यहाँ ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ विलेय डाल रहे हैं, तो इस पानी में जो कुछ विलेय डाले तो इसी को विलयन कहा जाता है, इस पूरे को विलयन कहा जाता है। और इसके बारे में देखिए यहाँ, अगर यदि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप पाते हैं। अब यहाँ देखिए आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगर यदि मान के चलिए दोस्तों, आपने किसी जल में नमक मिलाया और अगर यदि वो घुलता गया, जल में घुलता गया और कुछ समय ऐसा आया कि नमक धीरे धीरे तली में जमा होने लगा, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों कि ये विलयन संतृप्त हो चुका है। यानी कि विलयन उसका, जैसे कि आप अपने दृष्टिकोण से समझिए कि अगर यदि आपको भूख है 10 रोटी का, आपको अगर यदि 10 रोटी मिल जाए तो आप संतृप्त हो जाओगे। अब इससे ज़्यादा आपको खाने की क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्या कहा जाएगा कि आप संतृप्त हो चुके हैं। उसी तरह अगर यदि किसी विलयन में नमक डाल दिया जाए और अगर यदि अब वो नहीं उसमें रहेगा, अब उसमें उतना क्षमता नहीं है कि इससे ज़्यादा नमक घोल सके। अगर यदि ज़्यादा नमक देंगे तो उसके तली में बैठते जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो चुका है कि विलयन संतृप्त हो चुका है। और अगर यदि मान के चलिए कि एक विलयन है, इसमें घोलने का क्षमता है 10 kg नमक, 10 kg, और हमने घोला है सिर्फ 2 kg, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये असंतृप्त है, अभी ये भूखा है, इसको और चाहिए। और अगर यदि हम उसमें 10 kg नमक घोल दें तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये संतृप्त है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सारांश देख लेते हैं, इस चैप्टर का सारांश देखते हैं कि देखिए हमने क्या क्या अभी देखा। हस्तचयन देख लिया कि हाथ से चुनना, हस्तचयन। निष्पावन भी देख लिया कि पवन के द्वारा जो उड़ा करके हटा दिया जाता है, पदार्थ को पृथक कर दिया जाता है, उसी को निष्पावन। अब चालन देख लिया, चालन का तो रोज प्रयोग होता है। अवसादन, नीचे जो जमा हो जाता है, अगर दी पानी में गंदगी है तो उसे नीचे जमा हो जाता है तो उसको अवसादन कहेंगे। निस्तारण, एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी को उड़ेलना, निस्तारण। निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, यानी कि अगर दिया हम फिर से वो जो पानी है उसको फिल्टर कर लिए तो उसको फिल्ट्रेशन। मिश्रणों से अवयव को पृथक करते हैं, ठीक है। अनाज से भूसा पत्थर हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा, अभी मैंने बताया दोस्तों कि निष्पावन क्या है, हवा के द्वारा जो उड़ जाता है हल्का पदार्थ और भारी पदार्थ नीचे रह जाता है, उसी को निष्पावन। अब देखिए, किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन, निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जाता है। निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन, चालन मतलब चालना। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अब ये सब अपने से देख लीजिएगा, दोस्तों, ये सब पढ़ लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।